झूठ नंबर 1, झूठ नंबर 2, झूठ नंबर 3, झूठ नंबर 4, झूठ नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र टीवी का ख़ास प्रोग्राम तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमारी नज़र NCERT के उन मॉड्यूल्स यानी निसाबी किताबचे पर गहराई से पड़ी है जिसके ज़रिए बच्चों की मालूमात बढ़ाने के नाम पर उनके सोचने समझने की सलाहियत, तज्ज़िया करने की ताकत और दुनिया को देखने के शऊर को एक ख़ास रंग में रंगने की मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई है। दरअसल तालीम किसी भी कौम की तरक्की और ज़हनी बुलंदी की बुनियाद होती है। स्कूलों के निसाब में जो मवाद शामिल किया जाता है वो न सिर्फ बच्चों की मालूमात बढ़ाता है बल्कि उनकी फ़िक्री नशोनुमा और तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। निसाब में वो तमाम तालीमी मज़ामीन, सरगर्मियाँ और तजर्बात शामिल होते हैं जो बच्चों की ज़हनी, जज्बाती और समाजी तरक्की में मदद देते हैं। हाल ही में स्कूलों के लिए निसाब तैयार करने वाले सरकारी इदारे NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कई ख़ास तालीमी किताबचे शाये किए हैं। इन किताबचों का मकसद बज़ाहिर तालीमी और मालूमाती लगता है, लेकिन जब उनका गहरा जायज़ा किया गया तो मालूम हुआ कि ये मवाद तलबा के जहनों में एक ख़ास सियासी, समाजी और माशी सोच या नज़रिए को थोपने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। NCERT की जानिब से हालिया बरसों में जारी किए गए इन किताबचे या मॉड्यूल्स पर माहिरीन ने सवाल उठाए हैं। स्वदेशी मॉड्यूल्स में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि हमें बैरूनी चीज़ों के बजाय अपनी मकामी मसनूआत को अपनाना चाहिए और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात बज़ाहिर इक़्तिसादी तरक्की से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके ज़रिए एक ख़ास नज़रिया भी परवान चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से जारी मवाद में असल तालीमी मकसद से हटकर मजहबी और समाजी मामलात को एक ख़ास जाविये से पेश किया गया है जो तलबा के जहन पर असर डाल सकता है। पार्टीशन हॉरर्स यानी तक़सीम हिंद के मॉड्यूल में तारीख़ को एक ख़ास सियासी सोच के तहत बयान किया गया है। इसमें कई अहम हक़ाइक़ या तो छोड़ दिए गए हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि सफाई मुहिम या स्वच्छता अभियान के मॉड्यूल्स में सफाई के नाम पर तलबा में एक ख़ास किस्म की समाजी सोच पैदा करने की कोशिश की गई है। साथ ही बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपा दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये असलन हुकूमती एजेंडे को फ़रोग़ देने की एक शक्ल है। अगर आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह इन तहरीकों और मॉड्यूल्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती एजेंडे को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई है। आज के इस तज्ज़िये में मैं NCERT के इन्हीं तालीमी किताबचों का तफसील से जायज़ा लूँगा और ये देखूँगा कि उनका तालीमी, तारीख़ी, समाजी और सियासी पहलू क्या है। साथ ही मैं वाज़े तौर पर बताऊंगा कि ये मवाद तलबा के जहनों पर कौन से मुमकिना मनफी असरात डाल सकते हैं और उन्हें तारीख़ के असल वाक़यात और हक़ाइक़ की मालूमात से महरूम कर सकते हैं। NCERT ने हाल ही में स्वदेशी के मौजू पर 2 तालीमी किताबचे शाये किए हैं। पहला किताबचा दरमियाने दर्जे के तलबा के लिए है, यानी 6ठी से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए, जबकि दूसरा किताबचा सानवी दर्जे के तलबा के लिए तैयार किया गया है जो 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए है। NCERT के मुताबिक इन दोनों किताबचों का मकसद बच्चों को ये समझाना है कि आज के दौर में अपनी मकामी पैदावार और ख़ुद इन्हिसारी पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। दावा किया गया है कि ये किताबचे निसाबी किताबचों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन्हें इजाफ़ी या ज़िमनी मवाद के तौर पर निसाब में शामिल किया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर NCERT ने कोई किताबचा शाये करके स्कूलों को भेजा है तो क्या वो वाकई इजाफ़ी या ज़िमनी मवाद ही होगा या उसे अहमियत के साथ तलबा को पढ़ाया और बताया भी जाएगा। स्वदेशी मॉड्यूल्स के ज़रिए तलबा को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि वो दरामद शुदा मसनूआत के बजाय मकामी मसनूआत ख़रीदें, खादी या हैंडलूम कपड़े इस्तेमाल करें, हिंदुस्तानी मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें, मकामी स्टार्टअप्स और सनातों की हिमायत करें। ये इक़दामात बज़ाहिर अच्छे लगते हैं, मगर तालीमी माहौल में उन्हें एक ख़ास हुकूमती, सियासी और माशी नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वदेशी मॉड्यूल में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत,
जैसे नारे शामिल हैं जो स्कूलों में हुकूमती मौक़िफ़ को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। इस मॉड्यूल में कुछ तजावीज़ भी दी गई हैं, जैसे ज़ोहो सूट ऑफिस का इस्तेमाल, वज़ारत तालीम का बिल्डाथन प्रोग्राम और मकामी नए कारोबार यानी स्टार्टअप्स की हिमायत। ये सब हुकूमती, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी के मंसूबों को तलबा और असातिज़ा के दरमियान आम करने की कोशिश है। अगरचे ये सब इक़दामात ज़ाहिरी तौर पर मुस्बत नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इससे तलबा को आज़ादाना सोचने और मुख्तलिफ राय इख्तियार करने के मौक़े कम हो जाते हैं। आइए आज के तज्ज़िये में सबसे पहले इसी स्वदेशी मॉड्यूल की हकीकी और ज़मीनी पड़ताल करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में यौम आज़ादी के मौके पर मेक इन इंडिया का नारा दिया था, यानी दुनिया की कंपनियां भारत में आकर चीज़ें बनाएं। इसका मकसद भारत की मईशत को मुस्तहकम करना और मुल्क में नौकरियों के मौक़े पैदा करना था। एक तरफ ये नारा आवाम के जहनों में भारत के अंदर पैदावार की अहमियत को उजागर करता है, तो दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या इस नारे ने हकीकत में कुछ बदलाव लाया? आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 16.5% है, जो सन 1991 के बाद के इक़्तिसादी इस्लाहात का नतीजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब मेक इन इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना था, लेकिन क्या वाकई 10 साल बाद हम इस ख्वाब को हकीकत बनता देख रहे हैं? दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग ममालिक जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया ने अपनी फैक्टर कास्ट को कम करके आलमी सतह पर सनअतों को बढ़ाया और भारत भी इस राह पर गामजन है। मगर सवाल यह है कि क्या भारत वाकई आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन चुका है? आज के तज्ज़िये में मैंने आपके लिए इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश किए हैं। मेक इन इंडिया या स्वदेशी सामानों के फ़रोग़ का वादा कहाँ तक मुकम्मल हुआ? क्या ये सिर्फ एक नारा था या वाकई वज़ीर आज़म के पास इसके लिए कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग, स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली थी? आइए फ़िक्र नज़र की गहरी पड़ताल के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया है आपको साफ साफ बताता हूँ। सरकारी इदारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आदादोशुमार साफ बताते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग यानी हकीकी पैदावार की रफ्तार में वो तेज़ी कभी नहीं आई जिसका वादा मेक इन इंडिया के वक्त किया गया था। अगर हम इन आदादोशुमार का मुवाजना पूरी मईशत की मजमूई तरक्की से करें तो तस्वीर मज़ीद वाज़ेह होती है। तरक्की नहीं बल्कि मुसलसल गिरावट दिखाई देती है। हकीकत यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की कोई नई कामयाबी नहीं थी, बल्कि सन 1991-92 के वक्त जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त से चलती आ रही पॉलिसियों का तसलसल थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हालात देखकर साफ लगता है कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा रहा, ज़मीनी हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। सन 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार तकरीबन आधी रह गई, जिसने पूरी मईशत की रफ्तार को भी कम कर दिया। ये वो वक्त था जब क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो किसी भी मुल्क में सरमायाकारी की रीढ़ की हड्डी होती है, जीडीपी के 35% से घटकर 30% के करीब आ गई। यानी नई फैक्ट्रियां, नई मशीनें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी रफ्तार कम हो गई। ये सिर्फ एक तज्जिया नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स भी यही हकीकत बताती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आदादोशुमार भी यही कहानी दोहराते हैं। सन 2016-17 के बाद मुसलसल उतार चढ़ाव, फिर कोविड-19 के दौरान शदीद गिरावट और बाद के बरसों ख़ास तौर पर 2021-22 और 2022-23 में महज जुज़वी बहाली, यानी तरक्की यकसा नहीं रही। कुछ सनअतें आगे बढ़ीं तो कुछ पीछे रह गईं। इसे स्ट्रक्चरल वीकनेस कहा जाता है। हुकूमत ने इसे इलेक्शन ईयर रिकवरी के तौर पर दिखाया, मगर ये वक्ती बेहतरी किसी मजबूत सनअती बुनियाद का सबूत नहीं। सवाल ये है कि अगर पॉलिसी वाकई कामयाब थी तो रोज़गार, सनअती कर्ज और सरमायाकारी सब में सुस्त रवि क्यों? नतीजा साफ है, सिर्फ मेक इन इंडिया ऐलानों और चुनावी घोषणाओं और वादों तक महदूद रहा। न कोई मुस्तहकम पॉलिसी बनी, न मजबूत इदारा जाती फ्रेमवर्क। सरकारी डेटा खुद ये जाहिर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पिछले 10 सालों में मुस्तकिल, तेज़ और पायदार तरक्की नहीं देखी, बल्कि सुस्त रफ्तार, गिरती सरमायाकारी और गैर यकीनी बहाली के इशारे ही मिले। आइए अब एनसीईआरटी के एक दूसरे मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर का हकीकी ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर
दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले की एक इंतकामी फौजी कार्रवाई थी। इस कार्रवाई पर मबनी NCERT के मॉड्यूल या किताबचे का वर्क दर वर्क आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। ये मॉड्यूल हुकूमती या अक्सरियती नुक्ते नज़र को तरजीह देता है। इस किताबचे से तारीख़ी और समाजी हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्वीर तलबा तक नहीं पहुँचती। ये किताबचा तलबा में तनकीदी सोच पैदा करने के बजाय उन्हें एक मखसूस ज़ाविया कबूल करने पर मजबूर करता है। ये वाज़ेह करता है कि ये मॉड्यूल सिर्फ तालीमी मालूमात फ़राहम करने का ज़रिया नहीं, बल्कि हुकूमती और सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम हालात में भी ये समझना आसान नहीं होता कि किसी फ़ौजी तनाज़ो या जंग में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ गलत और गुमराहकुन ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं। आज के सोशल मीडियाई दौर में तो मामला और भी ख़राब है। ज़्यादातर मीडिया वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है या जो उनके चैनल की पॉलिसी से मेल खाता है। इसमें तस्दीक के काबिल सच्चाई नहीं होती। पार्लियामान में अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उनके सवाल सुनने के बजाय उन्हें शोर या मुअत्तली से खामोश कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पर असल मसाइल के बजाय बैन की हुई फहश या बिल्कुल गैर संजीदा खबरें फैलाई जाती हैं। ऐसे में एक आम शहरी कैसे जाने कि हकीकत क्या है? क्या हुकूमत के बताए गए मकासद वाकई हासिल हुए? हमसे कहा जाता है बस यकीन करो, सवाल मत करो। नतीजा ये कि आज सच बोलना, सच सुनना मुश्किल हो गया है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ अदाद-ओ-शुमार, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो अब भी आवाम के सामने मौजूद हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें न हुकूमत बदल सकती है, न प्रोपेगेंडा छुपा सकता है। इन्हीं नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर आइए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमें क्या दिखाया गया और क्या छुपाया गया। मैं आपके सामने रखूँगा 4 ऐसे हक़ाइक़ जो हुकूमत के झूठे दावों को बेनकाब करते हैं। पहली हकीकत, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया, जिसमें भारत ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हिस्से और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों पर मिसाइल दागे। भारत के मुताबिक 9 जगहों पर हमले हुए और इस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक़ हैं। दूसरी हकीकत, पाकिस्तान ने भी अपने फ़िज़ाई हुदूद से मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए जवाब दिया, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का दावा है कि उसने कई भारतीय तैयारे मार गिराए और भारत ने तादाद नहीं बताई, लेकिन कहा कि तमाम पायलट महफूज हैं और जंग में नुकसान होता है। मतलब कुछ तैयारों को ज़रूर नुकसान पहुंचे या तबाह हुए। भारत ने यह दावा नहीं किया कि उसने कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया। तीसरी हकीकत, न भारत और न पाकिस्तान ने एक दूसरे पर कामयाबी या फतह का ऐलान किया। सीज़ फायर 10 मई 2025 को हुआ, अगरचे दोनों मुल्क एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते रहे। चौथी हकीकत, किसी भी बड़े मुल्क ने भारत के इक़दाम की साफ और खुलकर हिमायत नहीं की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि अमेरिका ने जंगबंदी पर भारत या पाकिस्तान से पहले ही बातचीत की थी, यानी भारत या पाकिस्तान के इसे अवामी तौर पर तस्लीम करने से पहले। ये 4 हक़ाइक़ जिन पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल हर लिहाज से नाकाम रहा। आइए अब पहले फ़ौजी टैक्टिकल लेवल का तज्ज़िया करते हैं। भारत ने कहा था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले कत्ल के जिम्मेदारों को ज़मीन के आखिर तक तलाश करेगा। हुकूमत का मानना है कि आम शहरियों का कत्ल सियासी मकसद के लिए सबसे संगीन जुर्म है और शहरियों की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कत्ल की जिम्मेदारी एक शिद्दत पसंद तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की और तफ्तीश में भारत ने 4 अफराद को बराह रास्त मुलजिम बताया। भारत का दावा है कि इस हमले की मनसूबाबंदी लश्कर तैयबा ने की, लेकिन इन हमलों में शामिल असल जिम्मेदार न मारे गए और न पकड़े गए। ये सब देखकर पहलगाम हमला और भारत की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों के दरमियान 15 दिन का वक्फा बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर फौरी और तेज रद्द अमल दिया जाता तो इन हमलों के मुजरिमों को इतना वक्त नहीं मिलता कि वो छुप जाएं। इसलिए ये बात नतीजा खेज नहीं लगती कि जवाब देने में इतनी ताख़ीर हो। इससे ये तासुर बनता है कि शहरियों की हिफाजत और फौरी जवाब देने में हम कमज़ोर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जवाब सिर्फ फौरी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह किसी बड़ी हिकमत अमली के तहत था।
یعنی بھارت کا منصوبہ تھا کہ پہلگام حملے کے بعد پاکستان میں موجود دوسرے شدت پسند گروہوں کو بھی روکا جائے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں کئی دہشت گرد مارے گئے، لیکن اس کا اثر حقیقت میں واضح طور پر نہیں نظر آیا۔ پچھلی دہائیوں میں جب دہشت گردوں کی تعداد کم ہونے کے دعوے کیے گئے، تب بھی کشمیر میں حملے جاری رہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت کا مقصد صرف چند دہشت گردوں کو مارنا تھا تو 15 دن تک انتظار کیوں کیا گیا؟ اگر ہمارے پاس یہ معلومات تھی کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے تو بھارت نے فوراً کارروائی کیوں نہیں کی؟ یعنی اگر اصل ملزمان اور منصوبہ سازوں کو نشانہ بنانا تھا تو وہ حملے کے پہلے ہی دن کیوں نہیں کیا گیا؟ نتیجہ، جو اصل ذمہ دار تھے انہیں بچنے کا موقع مل گیا، اور یہ بھارت کے رد عمل کی ایفیکٹیونیس پر بڑا سوال ہے۔ سفارتی سطح پر آپریشن سندور کا جائزہ لیا جائے تو میرے لحاظ سے سب سے بڑی ناکامی سفارتی ہی رہی۔ بھارت کے بہت سے قریبی اتحادی یا شراکت دار ممالک نے بھارت کی قطعاً حمایت نہیں کی۔ سب سے طاقتور اتحادی امریکہ نے تو سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جنگ بندی کرائی، یعنی بھارت اور پاکستان کو برابر کا درجہ دے دیا۔ اگر حملے کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا اور وہاں کے شدت پسند گروہوں کو ختم کرانا تھا تو کوئی ثبوت نہیں کہ یہ کامیاب ہوا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بھارت اور پاکستان دونوں کو جنگ پسند ممالک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ واقعہ نہایت افسوسناک ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ صورتحال جلد از جلد ختم ہو جائے۔ کسی کو یہ گوارا نہیں کہ دو ایٹمی طاقتیں تصادم کے اس خطرناک راستے پر بڑھیں جہاں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آپس میں تعلقات بہتر بنانے ہوں گے، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں سیز فائر ممکن ہوا۔ اگر اسے آسان بھاشا میں سمجھا جائے تو فوجی سطح پر اصل ملزمان نہیں مارے گئے، حملے دیر سے ہوئے، نقصان خود بھارت کو ہو۔ اسٹریٹجک سطح پر دہشت گرد کم نہیں ہوئے، کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ سفارتی سطح پر کسی بڑے ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی، امریکہ نے تو جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ نتیجہ، آپریشن سندور ہر سطح پر ناکام رہا، اور اب اسے ماڈیول یعنی کتابچے میں توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آئیے اب پارٹیشن ہارر اور اس پر تیار کیے گئے کتابچے کا فیکٹ چیک کرتے ہیں۔ تعلیم سے متعلق ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نااہل شخص کو استاد مقرر کیا جائے تو کئی نسلوں کے طلبہ کی تعلیمی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جب ایسے کئی استاد ہوں جن کی واحد قابلیت یہ ہو کہ وہ ہندوتوا کی تعلیم NCERT یعنی نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ میں حاصل کر چکے ہوں، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اسکولوں میں سوشل سائنس کی تعلیم کا مستقبل کیسا ہوگا۔ NCERT نے ایک خصوصی کتابچہ جاری کیا جس کا عنوان ہے پارٹیشن ہاررز، تقسیم کے خوفناک واقعات۔ یہ ماڈیول کلاس 6 سے 8 کے طلبہ کے لیے ہے، یعنی مڈل اسٹیج کے لیے، لیکن اصل میں یہ ماڈیول اس بات کے لیے نہیں ہے کہ طلبہ یہ تلاش کریں کہ تقسیم کے ذمہ دار کون تھے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک فرقہ وارانہ کہانی پیش کرتا ہے، بالکل RSS کے نظریے کے مطابق۔ یہ ماڈیول 14 اگست کو جاری کیا گیا، جسے پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پر منایا گیا۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 2021 کی ہدایت کے بعد کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تقسیم کے دکھ کبھی نہیں بھولے جا سکتے۔ لاکھوں بہن بھائی بے گھر ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے بے معنی نفرت اور تشدد کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دی۔ ہماری عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کی یاد میں 14 اگست کو پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ لیکن پورا یہ دستاویز مکر و فریب، تضادات اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، جس کا مقصد تقسیم کے اصل حقائق کو چھپانا ہے، نہ کہ انہیں واضح کرنا۔ ہم NCERT کے اس کتابچے میں موجود حقائق کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 1، مسلم لیگ کے رہنما جناح اور اسلامی نظریے نے 2 قومی نظریہ بنایا۔ NCERT کے ماڈیول میں کہا گیا ہے کہ تقسیم بنیادی طور پر غلط نظریات، بد فہمیوں اور ناقص فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ سن 1940 میں مسلمانوں کی پارٹی مسلم لیگ نے لاہور میں کانفرنس کی۔ اس کے رہنما محمد علی جناح نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رواجوں اور ادب کے حامل ہیں۔
یہ ماڈیول یا کتابچہ تقسیم ہند کی ایک بڑی وجہ اس سوچ یا نظریے کو بتاتا ہے جو کچھ مسلم رہنماؤں کے درمیان موجود تھی کہ مسلمان ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور یہ شناخت اسلام کے سیاسی نظریے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ تقسیم ہند کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت کے کچھ مسلم رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ فرق صرف مذہب کا نہیں تھا بلکہ ثقافت، رسم و رواج، تاریخ، سوچنے کے انداز اور زندگی کو دیکھنے کے نظریے تک ہر چیز میں مسلمان خود کو الگ سمجھتے تھے۔ یہ سوچ اسلام کے سیاسی نظریے سے جڑی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق اسلام کا سیاسی نقطہ نظر مسلم اور غیر مسلم کو برابر نہیں مانتا۔ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یا ان کے درمیان کوئی پائیدار یعنی لمبے عرصے تک چلنے والا تعلق ممکن ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر مسلم لیگ اور محمد علی جناح کے موقف میں بھی نظر آئی۔ جناح کا کہنا تھا کہ بھارت ایک قوم نہیں ہے بلکہ یہاں دو الگ قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو، اور چونکہ دونوں کی تہذیب، مذہب، تاریخ اور مقصد الگ ہے اس لیے ان کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ جناح کا یہ بیان جو دو قومی نظریے کی حمایت میں تھا، جو NCERT کے کتابچے میں صفحہ نمبر 4 اور 6 میں 2 بار شامل کیا گیا ہے، لیکن مصنفین نے شرمناک انداز میں یہ چھپا دیا کہ ہندو قوم پرست جو ہندو مہاسبھا اور RSS کے ساتھ منسلک تھے، جناح کے بیان سے کئی دہائیوں پہلے یہی نظریہ بڑے پرجوش انداز میں پیش کر چکے تھے۔ مسلمان رہنماؤں کی دو قومی نظریہ پیش کرنے سے بہت پہلے 19ویں صدی کے آخر میں بنگال کے ہائی کاسٹ ہندو قوم پرستوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ راج نارائن باسو اور ان کے قریبی ساتھی نبھا گوپال بترا کو دو قومی نظریہ اور ہندو قوم پرستی کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ باسو نے تعلیم یافتہ بھارتیوں میں قومی جذبے کو فروغ دینے کے نام پر ایک سوسائٹی قائم کی تھی، لیکن اس سوسائٹی کا اصل مقصد ہندوتوا بھارت کے نظریے کو پروموٹ کرنا تھا۔ وہ ایسی میٹنگز کا انعقاد کرتے تھے جہاں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ہندو دھرم ذات پات کے باوجود معاشرتی لحاظ سے ایک ایسا اعلیٰ نظریہ پیش کرتا ہے جو نہ تو عیسائی اور نہ ہی اسلامی تہذیب کبھی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو قوم پرستی کے نظریات کو فروغ دینے والوں میں سب سے پہلے باسو نے یہ خیال پیش کیا کہ ایک بڑی ہندو تنظیم بنائی جائے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے بھارت دھرم مہا منڈل کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا، جو بعد میں جا کر ہندو مہاسبھا جیسی بڑی تنظیم کی بنیاد بنی۔ باسو کا ماننا تھا کہ اس تنظیم کے ذریعے ہندو ایک مضبوط آریائی قوم بنا سکتے ہیں جو صرف بھارت پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی دوران نبھا گوپال مترا نے قومی اخبار ہندو میلہ شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندو معاشرہ متحد ہو اور ہندو قوم پرستی کو فروغ ملے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہندوستان کی اصل قومی پہچان ہندو مذہب ہے اور تمام ہندو چاہے وہ کسی بھی زبان یا علاقے سے ہوں ایک ہی قوم کا حصہ ہیں۔ آگے چل کر آریہ سماج اور شمالی ہندوستان کے کچھ اہم ہندو رہنما جیسے بھائی پرمانند اور لالا لاجپت رائے بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی آگے جا کر ہندو مہاسبھا اور RSS کے کئی رہنما جیسے BS مونجے، لالا ہردیال، VD ساورکر اور گولوالکر بھی دو قومی نظریہ یعنی 2 نیشن تھیوری کو اس وقت فروغ دیا جب مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ساورکر نے تو سن 1923 میں اپنی کتاب ہندوتوا میں واضح طور پر لکھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو بالکل الگ اور مخالف قومیں ہیں اور وہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ جھوٹ نمبر 2، مسلم لیگ تمام ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تھی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نے سن 1946 کے انتخابات میں زیادہ تر مسلم نشستیں جیتیں، اس لیے وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ووٹ دینے کا نظام بہت محدود تھا۔ زیادہ تر عام مسلمان، خاص طور پر کسان اور چھوٹے تاجر، ووٹ دینے کے حق سے محروم تھے۔ صرف ایک مخصوص تعلیم یافتہ یا زمیندار طبقے کو ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی۔ مثال کے طور پر بہار میں مسلم لیگ نے 40 میں سے 34 مسلم نشستیں ضرور جیتیں، لیکن صرف 7.8% مسلمانوں کو ہی ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس عمل سے باہر تھی۔ اسی دوران ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہندو مہاسبھا نے بھی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کچھ ریاستوں میں حکومت بنائی تاکہ آزادی کی تحریکوں کو کمزور کیا جا سکے۔ جھوٹ نمبر 3، کانگریس ذمہ دار تھی۔ کتابچے میں کہا گیا ہے کہ سن 1947 کی تقسیم کے 3 ذمہ دار تھی: محمد علی جناح،
कांग्रेस और माउंट बेटन। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपनी कौम की तकसीम करने या बाहर निकालने का कोई मुतालबा नहीं किया था। असल में तकसीम की बुनियाद बनी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साजिशें और उस पर माउंट बेटन की तरफ से जल्दबाजी में लिए गए फैसले। राम मनोहर लोहिया ने भी ये बात खुलकर कही थी कि हिंदू कौम परस्तों ने मुसलमानों को हिंदुओं से दूर किया और यही तकसीम की असल वजह बनी। झूठ नंबर 4, क्या बरतानवी हुक्मरां तकसीम के खिलाफ थे? मॉड्यूल ये तासुर देने की कोशिश करता है कि बरतानवी हुक्मरां सन 1947 की तकसीम के मुखालिफ थे, लेकिन असल हकीकत यह है कि तकसीम खुद उनकी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी का नतीजा थी। जब सर सिरिल रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल की सरहदें खींचने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। उन्होंने नए इलाके को सही तरीके से जाना, न ज़मीनी हकायक देखे और न ही वहाँ लोगों के मशवरे लिए। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग आज़ादी के 2 दिन बाद भी नहीं जानते थे कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। अफसोस की बात यह है कि किताबचे ने इस पूरी बरतानवी साजिश को बहुत हल्का दिखाया और रेडक्लिफ की तस्वीर के साथ सिर्फ एक मुख्तसर सी माजरत लगा दी, जैसे सारा कसूर सिर्फ एक शख्स का हो, जबकि हकीकत में ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। झूठ नंबर 5, आरएसएस के किरदार पर खामोशी। किताबचा तकसीम के दौरान होने वाले खौफनाक फसादात की तफसील तो देता है, लेकिन जहां मुस्लिम लीग या दूसरे गिरोहों का जिक्र किया जाता है वहीं आरएसएस के तशद्दुद और हमलों पर खामोशी इख्तियार की गई है। हालांकि हकीकत यह है कि आरएसएस के कारकुनों ने भी उस वक्त मुसलमानों और कई बेगुनाह आम शहरियों पर हमले किए। इसका सबूत खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से दिया गया, जिन्होंने 11 सितंबर सन 1948 को आरएसएस के सरबराह गोलवालकर को खत लिखा, जिसमें साफ कहा कि हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ और बदला लेने के नाम पर बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बावजूद मॉड्यूल में आरएसएस के इस खतरनाक किरदार को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। आइए अब तफसीली फैक्ट चेक के बाद सच्चाई जानते हैं। B.R. अम्बेडकर ने साफ लिखा कि हिंदू महासभा और जिन्ना दोनों 2 कौमी नज़रिए पर मुत्तफिक थे। सावरकर चाहते थे कि हिंदू कौम गालिब रहे और मुसलमान कौम हिंदू कौम के ताबे हो। मॉड्यूल का असल मकसद समझ लीजिए। एनसीईआरटी के मॉड्यूल पार्टीशन हॉरर्स में ये झूठ पेश किए गए क्योंकि ये मंसूबा हिंदुत्व के हामी मिशेल डैनिनो की निगरानी में बनाया गया है। वो तारीख को बदलने और हिंदुस्तान की जमहूरी सेकुलर और मसावाती तारीख को मस्ख करने के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब वज़ीर आज़म मोदी के अमृत काल के दौर में हो रहा है। आइए अब हुकूमत के स्वच्छता अभियान का भी सफाई के साथ हकीकी तज्जिया देख लेते हैं। स्वच्छता मॉड्यूल बज़ाहिर सफाई मुहिम और मुआशरती जिम्मेदारी के बारे में है, ताहम तनकीदी जायज़े से मालूम होता है कि भारत में आज भी करोड़ों लोग सफाई की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। लाखों लोग अब भी खुले में रफा हाजत यानी पैखाना करते हैं, जिससे न सिर्फ सेहत पर मनफी असर पड़ता है बल्कि इंसानी वक़ार भी मजरूह होता है। इसी मसले को हल करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया गया। इसका मकसद शहरों और देहातों को साफ बनाना, घरों और अवामी मकामात पर बैतुल खला यानी टॉयलेट्स तामीर करना, शहरों में जमा होने वाले कचरे को सही तरीके से अलग करना, उसे रिसाइकल करना और जदीद तरीक़ों से ठिकाने लगाना ताकि माहौल साफ रहे और बीमारियां न फैलें। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत बैतुल खला की तामीर, सड़कों की सफाई, कूड़े की रिसाइकलिंग और शहरों को खुले में रफा हाजत से पाक बनाने के लिए ख़ास इक़दामात किए गए। इंदौर, सूरत जैसे कई शहरों ने मिसाइल कायम की। लाखों घरों में बैतुल खला बने और कई जगहों पर मुकम्मल तौर पर कूड़ा उठाने के निज़ाम कायम किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर मसाइल अब भी मौजूद हैं। बैतुल खला बनने के बावजूद कई लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ज़ात पात, रिवायात, पाकी नापाकी के तसव्वुरात अब भी गहरे हैं। ख़ास तौर पर देही पस मंज़र से आए लोग शहरों में भी इन्हीं रस्म व रिवाज के तहत खुले में रफा हाजत को तरजीह देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे घरों में जहां बैतुल खला मौजूद है वहां भी 40% लोग अब भी खुले में जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर दौरान हैज़ पब्लिक टॉयलेट्स अक्सर गंदे, गैर महफूज और गैर आरामदा होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को बीमारियां लाहिक होती हैं या वो पानी पीना कम कर देती हैं ताकि वॉशरूम न जाना पड़े। माजूर अफराद के लिए ये सहूलियात तकरीबन न होने के बराबर हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि सफाई का काम करने वाले अफराद, ज़्यादातर दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, अब भी ख़तरनाक हालात में काम कर रहे हैं।
ان کے لیے نہ مناسب حفاظتی آلات ہیں، نہ تربیت اور نہ ہی سماجی تحفظ۔ مشن کے دستاویزات میں ان کے لیے وعدے تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر بہت کچھ باقی ہے۔ لہٰذا اگرچہ سوچھ بھارت مشن نے ایک جن آندولن یعنی عوامی تحریک کی شکل اختیار کی، لیکن صفائی کے اس مشن کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے ہمیں صرف بیت الخلاء بنانے پر نہیں، بلکہ سماجی سوچ، ذات پات کے نظام، خواتین و معذور افراد کی ضروریات اور صفائی اہلکاروں کی حالت پر بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ یہ صرف صفائی کا مشن نہیں، یہ وقار، برابری، صحت اور انسانیت کا مشن ہے۔ اگر ہم اسے صحیح معنوں میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نظام میں گہرے اصلاحات لانے ہوں گے، ورنہ اسے صرف ایک وقتی اسکیم اور چناوی گھوشنا کے طور پر ہی دیکھا جاتا رہے گا۔ اب تک کے تجزیوں پر میں اپنی ذاتی رائے پیش کرتا رہا ہوں، لیکن چونکہ آج کے تجزیے میں نے NCERT کے سودیشی ماڈیول، پارٹیشن ہارر، آپریشن سندور اور سوچھتا ابھیان کی زمینی اور حقیقی صورتحال اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے لیے پیش کر دیا ہے، اس لیے اب رائے آپ کو قائم کرنا ہے کہ نازک حالات میں اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمی پر آپ کو کتنی پینی نگاہ رکھنی ہے، اور یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ نصاب تعلیم کسی قوم کی فکری سمت طے کرتا ہے، اس لیے اسے سیاسی نظریات یا وقتی حکومتوں کے بیانیے کا آلہ نہیں بننا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد ذہنوں کو قید کرنا نہیں، بلکہ سوچنے، سوال کرنے اور سچ تک پہنچنے کی جرت پیدا کرنا ہے۔ NCERT کے حالیہ ماڈیولز نے تاریخ کو ایک خاص اینک سے دکھانے کی کوشش کی ہے، مگر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ طلبہ کو تاریخ کے تمام پہلوؤں، متضاد بیانیوں اور حقیقی شواہد تک رسائی دی جائے تاکہ وہ خود حقیقت کا تعین کر سکیں۔ نصاب کو متوازن، تنقیدی اور حقائق پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ علم وہاں پروان چڑھتا ہے جہاں سوال کرنے کی آزادی ہو، اور وہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے جو اپنی تاریخ کو سچائی کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ شکریہ۔